तो देखिएगा, हेडिंग डालेंगे चैप्टर है हमारा फाइनल अकाउंट्स फॉर प्रॉफिट एंटिटीज। देखो, थोड़ा सा जरा अपन पहले एक बेसिक बात पर चलते हैं। देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशंस या एंटिटीज हैं, बेसिकली उनको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक वो एंटिटीज होती हैं जो फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी विथ प्रॉफिट मोटिव काम करती हैं, और दूसरी तरफ वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट के रूप में काम करती हैं। तो हम दोनों ही कंपनियों के यानी दोनों ही तरह की एंटिटीज के फाइनल अकाउंट्स बनाने सीखते हैं। प्रॉफिट एंटिटीज मतलब जिनका जो मोटिव है अपना बिजनेस करने का वो है प्रॉफिट कमाना, वो अपने बिजनेस को उसी तरीके से रन करते हैं कि उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो। और दूसरे होते हैं जिनका नाम है एनपीओ यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी ऐसी एंटिटीज जिनका जो मोटिव है वो प्रॉफिट कमाना न होकर सोशल वेलफेयर करना होता है। ठीक है, तो अभी हम जो डिस्कशन इस चैप्टर में करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स फॉर प्रॉफिट मोटिव एंटिटीज, यानी ऐसी एंटिटीज जो कि अपने बिजनेस को प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्ट से कर रही हैं, वो अपने फाइनल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करेंगी। तो देखिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, there are two types of entities. There are two types of entities. A, entities known as profit making. Entities. Or entities known as social welfare. Entities जिनको कि आप एनपीओ यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हो। तो बेसिकली दो तरह की एंटिटीज होती हैं, एक जिनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना है और एक जिनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं होकर बल्कि जनरल पब्लिक की हेल्प करना या सोशल वेलफेयर की एक्टिविटीज को कंडक्ट करना होता है। इनका काम केवल सामाजिक कल्याण के लिए होता है? हाँ जी बिल्कुल, जैसे आपके पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, जैसे अगर हम बात करें जयपुर में जैसे एसएमएस है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो उसका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं है, वहां इलाज फ्री में होता है, पैसे नहीं लगते। क्यों? क्योंकि पब्लिक वेलफेयर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है सर, कई सर चैरिटेबल ट्रस्ट हाँ, वगैरह भी चैरिटेबल होते हैं? ट्रस्ट जो भी होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो सब पब्लिक वेलफेयर पे ही काम कर रहे हैं आपके। आइएगा, every entity
whether profit entity or non-profit entity. Every entity, whether profit entity or non-profit entity, must maintain its books of accounts in such a manner must maintain its books of accounts in such a manner that they can prepare their financial statement एवरी एंटिटी, चाहे वो एंटिटी प्रॉफिट एंटिटी हो या वो एंटिटी नॉन प्रॉफिट एंटिटी हो, उन्हें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स इस तरीके से मेंटेन करने ही पड़ते हैं ताकि वो अपने क्या बना सकें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकें. दे कैन प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू फाइंड आउट profit or loss for the period as well as financial position of entity. ठीक है, हर चाहे वो प्रॉफिट एंटिटी हो चाहे वो नॉन प्रॉफिट एंटिटी हो, उसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाने पड़ेंगे. बट हाँ, जो प्रॉफिट एंटिटीज होती हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो नॉन प्रॉफिट एंटिटीज हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अलग होते हैं. यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो दोनों बनाएंगे, चाहे वो प्रॉफिट एंटिटी हो चाहे वो नॉन प्रॉफिट एंटिटी हो, लेकिन उन दोनों के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो अलग अलग होंगे. दोनों का ऑब्जेक्ट एक ही है, अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को जानना और एज वेल एज अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना. फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेंटेन करने का जो ऑब्जेक्ट है वो यही है. आइए, यहां अभी हम जो कवर कर रहे हैं इस टॉपिक में, वो मैं केवल प्रॉफिट एंटिटीज की बात करूंगा. ठीक है, एंटिटी का मतलब क्या है? एंटिटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस, उसे हम एंटिटी बोलते हैं. एंटिटी में क्या होता है कि सोल प्रोप्राइटर भी आ जाता है, पार्टनरशिप फर्म भी आ जाती है, कंपनियां भी आ जाती हैं. ठीक है, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटर्स की. आइए, वैसे हालांकि मैं आपको तीनों एक बार बता देता हूं क्योंकि हालांकि आप वैसे बचपन में 11th 12th में पढ़ के आए हैं. तो देखिएगा, लिखे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलते हैं मंडी से, मतलब बाहर वाले जो रोड है वहां मिलते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल ट्रेडर. सोल ट्रेडर मतलब एक अकेला पर्सन की हम बात कर रहे हैं.
तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल ट्रेडर इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अगर हम एक सोल ट्रेडर या जिसको हम बोल रहे हैं सिंगल एंटरप्राइज, तो अगर हम उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे तो हमें क्या क्या स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं? हमें उनका बनाना पड़ता है ट्रेडिंग अकाउंट, बी, फिर हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड नंबर पर हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होते हैं। For any manufacturing entity, we have to prepare manufacturing account. Along with its financial statement. Its financial statement. अगर हम एक ऐसी एंटिटी की बात कर रहे हैं जो किसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में लगी हुई है, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको एक और अकाउंट भी बनाना पड़ता है विच इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो तो सिंपली ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट बना दो, लेकिन अगर आप एक प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हो तो आपको एडिशनली एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है जिसको कि हम नाम देते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। लिखिए पॉइंट नंबर 5। प्रोडक्शन करते टाइम पे बनाते हैं ना सर ये? प्रोडक्शन, हाँ बिल्कुल वही हो गया, प्रोडक्शन अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरर हो किसी चीज प्रोडक्ट के। तो जब आप मैन्युफैक्चरर हो तो इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आपको एक एडिशनल वर्किंग करनी पड़ती है और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपको प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, लिखें while preparing financial statements, we have to incorporate some adjustments while preparing financial statement. We have to incorporate some adjustments in final accounts. आप लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग में यानी 11th क्लास में पढ़ा भी होगा
कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो हमें उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ एडजस्टमेंट्स इनकॉर्पोरेट करने पड़ते हैं, तो हमें उनको भी पहले समझना होगा बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, कि ऐसे कौन कौन से एडजस्टमेंट्स होते हैं जिन्हें हमें फाइनल अकाउंट्स में क्या करना पड़ता है, इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, और उन्हीं को हम एडजस्टमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। तो देखिएगा, while preparing financial statements we have to incorporate some adjustment in final accounts. These adjustments are as under. आइएगा, अब हम जरा इन एडजस्टमेंट्स पर चर्चा करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 1, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पहला एडजस्टमेंट हमारे पास है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। Outstanding expenses represent those expenses outstanding expenses represent those expenses which are due but not yet paid. देखिएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की अगर मैं एक बहुत सिंपल परिभाषा की बात करूं तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उन एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि ड्यू तो हो गए हैं लेकिन अभी तक उनका पेमेंट नहीं हुआ है। ड्यू होने का मतलब होता है सामने वाले ने अपनी तरफ से वर्क को परफॉर्म कर दिया है, उसने तो मुझे अपनी तरफ से सर्विसेज दे दी हैं, लेकिन मैंने अभी तक का मतलब फाइनल अकाउंट्स बनाने के समय तक, मेरी बात को समझना, अभी तक का मतलब क्या है, जब मैं फाइनल अकाउंट्स बना रहा हूं तब तक मैंने उन खर्चों का पेमेंट नहीं किया है। उन खर्चों को मैं बोलता हूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखिए, ये है मान लो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। अब क्या हुआ, ये है मार्च का महीना, मार्च। मैंने अपने एक एम्प्लॉय से सर्विसेज ले ली है मार्च के महीने में, लेकिन उसकी सैलरी का पेमेंट मैं यहां जाकर करूंगा 7 अप्रैल 2021 को। सैलरी ऑफ मार्च, क्योंकि मेरी एंटिटी का, मेरे बिजनेस का रूल है, जिस महीने में एम्प्लॉय मुझे अपनी सर्विसेज दे देता है उसके नेक्स्ट मंथ में जाकर 7 दिन बाद उसको पेमेंट होता है। मेरे जो चेक जाते हैं वो 7 तारीख को जाते हैं। अब मेरे फाइनल अकाउंट्स तो 31 तारीख को क्लोज हो जाएंगे, मेरा ईयर तो 31 तारीख को क्लोज हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये हो गई
कि मैंने मार्च के महीने में सर्विसेज ले ली हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे उसका पेमेंट कर देना चाहिए था। मैंने सर्विसेज अवेल्ड कर ली हैं, लेकिन फाइनल अकाउंट्स बनाने तक मैंने उस सैलरी का पेमेंट अपने एम्प्लॉय को नहीं किया। तो क्या आप ये मानोगे कि ये वो सैलरी है जो ड्यू तो हो गई है, क्योंकि मैंने सर्विसेज ले ली लेकिन मैंने अभी तक उसे पेमेंट नहीं किया है, और इसी को हम नाम देते हैं आउटस्टैंडिंग, बकाया। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया या इन अरियर, इसे हम अरियर भी बोलते हैं। बताइए, मीनिंग क्लियर है बिल्कुल? यानी वो खर्चा जिसके लिए मैंने बेनिफिट तो अवेल कर लिए हैं, लेकिन उन बेनिफिट के रेस्पेक्ट में मैंने अभी तक पेमेंट नहीं किया, उसे हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बकाया खर्चे हो गए सर, ये क्या? बकाया खर्चे हो जाएंगे सर ये। हाँ, वही तो मैंने बोला, आउटस्टैंडिंग या बकाया खर्चे, बिल्कुल, जिन खर्चों का मैंने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। आइएगा, अगर मुझे इसकी अकाउंटिंग एंट्री डालनी हो तो मैं एंट्री डालूंगा एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा है तो खर्चा मेरी बुक्स में डेबिट हो जाएगा, लेकिन मैंने उस खर्चे का अभी तक पेमेंट नहीं किया, तो मुझे इमीडिएटली उसकी एक लाइबिलिटी बनानी पड़ जाएगी। तो टू आउटस्टैंडिंग, ये लीजिए एंट्री बन गई, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट्स। अब अगर मेरा कोई भी खर्चा आउटस्टैंडिंग है तो फाइनल अकाउंट्स बनाते समय उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा? एड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस add outstanding expense to particular expense। पर्टिकुलर एक्सपेंस में ऐड कर दूंगा, जैसे अगर मान लीजिए पर्टिकुलर एक्सपेंस इन ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे भी वो रिलेटेड है। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए वेजेस आउटस्टैंडिंग है मेरी, तो मैं उस वेजेस को ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाऊंगा, तो वहीं पर ऐड कर दूंगा आउटस्टैंडिंग वेजेस। अगर मान लीजिए सैलरी आउटस्टैंडिंग है, अगर मान लीजिए रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो मैं जब पीएनडल में रेंट का खर्चा दिखाऊंगा तो मैं उसी में आउटस्टैंडिंग को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। और दूसरा, चूंकि इन खर्चों का अभी तक मैंने पेमेंट नहीं किया, तो ये मेरी एक लाइबिलिटी बनेंगे, और लाइबिलिटीज को मैं कहां दिखाता हूं, बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन
बैलेंस शीट एज लाइबिलिटी, एज लाइबिलिटी। हम इसे बैलेंस शीट में क्या करेंगे, लाइबिलिटी साइड में दिखा देंगे। आइए, ये मान लीजिए हमारा ट्रेडिंग एंड P&L है। यहां मैंने लिखा डेबिट साइड है, क्योंकि एक्सपेंसेस कहां आते हैं, डेबिट साइड में। यहां ब्रैकेट में आप लिख सकते हो डेबिट साइड। तो मैंने लिखा टू एक्सपेंसेस, जो भी मेरा एक्सपेंसेस का खर्चा है, और उसमें मैंने इसको इनर कॉलम बना देता हूं, ऐड कर दूंगा आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग, ये मेरा ट्रेडिंग या P&L का प्रेजेंटेशन हो जाएगा। जो भी खर्चा आउटस्टैंडिंग है उस पर्टिकुलर खर्चे में ऐड कर दूंगा। बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग, ये लीजिए, ये मैंने आपको पहला एडजस्टमेंट समझाया, विच इज रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड। एंट्री समझा दी मैंने आपको। एंट्री बनी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। फाइनल अकाउंट्स में उसका ट्रीटमेंट बता दिया, और आपको मैंने इसका एक प्रेजेंटेशन बता दिया कि इस तरह से हमारे पास प्रेजेंटेशन होगा। एग्जाम्पल, सैलरी ऑफ ₹15,000 for the month of March. Salary of ₹15,000 for the month of March, not yet paid. Not yet paid. 15,000 रुपए की सैलरी जो कि मार्च के महीने की है, अभी तक हमने पे नहीं की है। और सैलरी पेड जो हम कर चुके हैं वो मान लो 1,65,000। ये तो हम पे कर चुके हैं, और 15,000 की सैलरी जो कि मार्च 21 के महीने की है, हमने अभी तक पे नहीं की। गिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब हमें इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देना है। तो देखिएगा, अगर मैं एंट्री भी आपसे पास करवाऊं, सैलरी अकाउंट डेबिट
टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ये सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ये तो एक बेसिक हमने एंट्री कर दी। अब अगर मैं P&L अकाउंट में लिख रहा हूं सबसे पहले टू सैलरी, तो सैलरी मेरी है 1 पैसा और इसमें प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग 15,000, आउटस्टैंडिंग 15,000। तो मेरा सैलरी का जो टोटल खर्चा आ गया, वो टोटल खर्चा आ गया आपका 1,80,000। और अगर मैं इसे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में ले जाता हूं, तो यहां पर मैं लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग, ये लीजिए, ये मेरे पास एक बेसिक प्रेजेंटेशन हो गया। बताइए क्या ये पॉइंट समझ में आया? सिंपली बस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड। ठीक है, तो जो फर्स्ट एडजस्टमेंट्स की हम बात कर रहे हैं विच इज बेसिकली रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बोलिए, किसी को कोई बात पूछनी है या बिल्कुल क्लियर है? पहला एडजस्टमेंट, कोई भी खर्चा जो ड्यू गया है लेकिन अभी तक हमने उसका पेमेंट नहीं किया, तो हम उस खर्चे को क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं। आइएगा, एडजस्टमेंट नंबर 2, क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन दी गई है तो लिखें क्लोजिंग स्टॉक रिप्रेजेंट closing stock represent cost of unsold goods। closing stock represent cost of unsold goods lying in store at the end of the accounting period। अकाउंटिंग, देखिएगा
हम ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पास जितना प्रोडक्ट है, जरूरी नहीं है कि वो सारा का सारा प्रोडक्ट आपका सेल आउट हो जाए। इट मे बी पॉसिबल कि उसमें से कुछ गुड्स अभी भी आपके पास आपके स्टोर में पड़ा रह जाए, अनसोल्ड है, अभी तक वो बिका नहीं है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो जो भी अनसोल्ड गुड्स आपके गोडाउन में या आपके स्टोर में पड़ा हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। अब मुझे उस क्लोजिंग स्टॉक को अपनी बुक्स में इनकॉर्पोरेट करना है। फाइनल अकाउंट्स बनाते समय उस स्टॉक को मुझे अपनी बुक्स में इनकॉर्पोरेट करना है। तो मैं एंट्री डाल दूंगा क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। तो इसकी एंट्री बन जाएगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। ट्रीटमेंट, इन फाइनल अकाउंट्स। अब अगर हमें स्टॉक को फाइनल अकाउंट्स में इनकॉर्पोरेट करना है तो बिल्कुल देखिएगा, सिंपल सा तरीका है। हम इसको कैसे शो करते हैं? वैल्यू ऑफ स्टॉक शुड बी शोन ऑन क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो जो स्टॉक हमारे पास है उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। और दूसरा, जो स्टॉक अनसोल्ड मेरे पास पड़ा हुआ है वो मेरी असेट है, क्योंकि वो मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करेगा जब वो बिकेगा। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक should be shown as asset। इन बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ स्टॉक को मैं क्या करूंगा? एज एन असेट अपनी बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। तो ये आपके पास एडजस्टमेंट नंबर 2 है, विच इज रिलेटेड टू क्लोजिंग स्टॉक। सिंपली इसकी अगर एंट्री मांगी जाए, इन एंट्रियों को एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं अपन। मैं ये जो अकाउंटिंग एंट्री लिख रहा हूं ये बेसिकली, मैं आगे से इसको एडजस्टमेंट एंट्री ही लिखूंगा। क्यों? क्योंकि हम ये एडजस्टमेंट्स पढ़ रहे हैं जिन्हें हमें इनकॉर्पोरेट करना है अपने फाइनल अकाउंट्स में। इसीलिए ये जो एंट्रियां मैं आपको लिखवा रहा हूं, इन एंट्रियों को क्या नाम दिया जाता है? एडजस्टमेंट एंट्रीज बोला जाता है। तो हमारे पास जो एडजस्टमेंट नंबर 2 बना, वो बना किसको लेकर? क्लोजिंग स्टॉक को लेकर। कि अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक को अपने फाइनल अकाउंट्स में अगर एडजस्ट करना है तो हम फाइनल अकाउंट में उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? क्लियर है? बिल्कुल। यस सर।
आइएगा एडजस्टमेंट नंबर 3। सर हाँ जी बोलो। सर ये ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट्स में सर ये फर्स्ट वाला पॉइंट को एक बार सर हिंदी में बता दें। एंट्री ये वाली पास होती है, क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस होता है, आपको ये चीज पता होगी। तो अब हमें उसे अपने फाइनल अकाउंट्स में इनकॉर्पोरेट करना है, तो पहले एक एंट्री पास करनी पड़ती है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, ताकि वो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाए। बस बुक्स में लाना है हमें उसे। तो ये बुक्स में लाने की एंट्री हो रही है कि मैंने क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट कर दिया, क्योंकि वो मेरे लिए असेट है और असेट के डेबिट बैलेंस होते हैं। और साथ में चूंकि वो क्लोजिंग स्टॉक अल्टीमेटली मेरी इनकम को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जब ये बिकेगा तो ये रेवेन्यू जनरेट करेगा, तो मैंने इसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री बना दी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। सर ये वैल्यू ऑफ स्टॉक शुड बी शो ऑन क्रेडिट साइड। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूं, अगर आप एंट्री देखोगे तो इससे क्या पता लगा कि ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में गया कि नहीं गया। हाँ लेजर कोस्टिंग करो, अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में इस एंट्री के द्वारा आप क्या लिखोगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे। यस सर। तो वही चीज मैंने लिखी है कि ये जो स्टॉक है उसे क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा देते हैं अपन। और एज वेल एज दूसरा ट्रीटमेंट क्या करते हैं, चूंकि क्लोजिंग स्टॉक हमारी असेट है, क्योंकि ये फ्यूचर में जब बिकेगा तो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, तो ये मेरे बैलेंस शीट में असेट साइड में आ जाएगा। ये दो ट्रीटमेंट हैं इसके। क्लियर? यस सर। आइएगा एडजस्टमेंट 3। प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखिए नाम से ही अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं, प्रीपेड, जिनका पेमेंट प्री हो गया है, यानी पहले ही हो गया है, ऐसे खर्चों को हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। लिखो these are those expenses these are those expenses which are paid in advance, which are paid in advance in other words benefit of such expenses have not been received। देखिए सिंपल भाषा में बोलूं तो मैं एक ही लाइन में बोलूंगा कि पेड इन एडवांस। अगर मैंने अभी तक बेनिफिट तो नहीं लिया, लेकिन मैंने उस खर्चे का पेमेंट कर दिया है, तो उन खर्चों को मैं बोलता हूं प्रीपेड एक्सपेंसेस। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैंने एक जगह किराए पर ली और मैंने उसके लैंडलॉर्ड को एडवांस में किराया दे दिया। अभी तक मैंने वहां पर अपना बिजनेस नहीं किया, या मैंने उस बिल्डिंग का यूज नहीं किया है, लेकिन मैंने पहले ही एडवांस में क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। तो यानी ये ऐसे खर्चे हैं जिनका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में जाकर मिलेगा।
पेमेंट मैंने आज कर दिया है, लेकिन इसका जो बेनिफिट है वो बेनिफिट मुझे फ्यूचर में जाकर मिलेगा। इसीलिए इन खर्चों को क्या बोला जाता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस बोला जाता है। सर ये अपने लिए लायबिलिटी हो गई क्या? असेट हो गई ना, अपन ने पहले ही पेमेंट कर दिया। तो समझ रहे हो, जैसे मैंने किराया पहले पे कर दिया, अब बिल्डिंग बाद में यूज करूंगा, तो मैंने जैसे ही किराया पे किया तो मुझे एक अधिकार मिल गया। अधिकार किस बात का मिल गया? कि भैया अब मैं उस बिल्डिंग को यूज कर सकता हूं। तो जब मुझे कोई अधिकार मिलता है तो वो मेरी असेट होता है। एडजस्टमेंट एंट्री, चूंकि ये मेरे लिए अधिकार या असेट को बताता है तो मैं एंट्री डाल दूंगा प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। तो लीजिए एंट्री बनी प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। मैंने प्रीपेड एक्सपेंस को असेट के रूप में क्रिएट कर लिया और खर्चे को बुक कर दिया, कैंसिल कर दिया। यानी क्यों खर्चे को क्यों कैंसिल किया? क्योंकि अभी वो खर्चा हुआ ही नहीं है। आप जानते हो खर्चा तभी रिकॉग्नाइज होता है जब मैंने उस खर्चे के रेस्पेक्ट में सर्विसेज अवेल्ड कर ली हूं। अब चूंकि यहां मैंने अभी तक सर्विसेज अवेल्ड ही नहीं की और पेमेंट पहले कर दिया, तो मुझे इमीडिएटली एक असेट क्रिएट करनी है और खर्चे को कैंसिल करना है। तो मैंने एंट्री कर दी प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। बोलो क्लियर है? मीनिंग समझ में आ रहा है कि प्रीपेड का मतलब हो गया वो खर्चे जो आप एडवांस में पे करोगे और इनका बेनिफिट आपको फ्यूचर में जाकर मिलेगा। पेमेंट हो गया बट बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, उन्हीं को हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस।